Good morning, students. I hope you are all doing very well. And today's topic is reduction of metal oxide. जैसे आप जानते हैं हम लोग occurrence of elements की बात कर रहे थे, isolation of elements की बात कर रहे थे और हमने उसमें मेटलर्जी के बारे में डिस्कस किया और मेटलर्जी में हमने अलग अलग स्टेप्स के बारे में बात की. Starting from crushing of ore, then we have discussed about pulverization, जिसमें जो crushed ore होता है उसको फाइनली पाउडर में फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है. पल्वराइजेशन के बाद हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर की बात की और उसके बहुत सारे मेथड्स भी डिस्कस किए, जिसके अंदर बेसिकली व्हाट वाज द थिंग कि हमें ओर के पार्टिकल्स को रिमूव करना है. एंड देन फाइनली वी हैव रीच टू दी नेक्स्ट स्टेप, दैट वाज रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, जिसमें हम किसी ओर को अगर वो ऑक्साइड नहीं है तो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग अ रेवर्बरेटरी फर्नेस. तो बच्चों हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं और आज हम उससे नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करने वाले हैं. तो जैसे आप देख सकते हो, इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड हियर, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड का जब रिडक्शन करेंगे, जिसको आप इलेक्ट्रोनेशन भी बोल सकते हो, यानी इलेक्ट्रॉन ऐड करना. ठीक है. तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वो भी रिडक्शन. तो किसी भी टर्म में आप इसको ले सकते हो, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड जो हमें प्योर मेटल ऑक्साइड मिल चुका है, जिसमें इम्प्योरिटीज नहीं है, उस मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करना है. नाउ रिडक्शन करने के लिए वी हैव 3 डिफरेंट वेज. इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, दैट विच मेथड यू आर गोइंग टू चूज. सबसे पहले है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड. इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड तब यूज करते हैं हम जब हमारे पास और कोई चारा ही नहीं बचता. When there is no other option, then we go for electrochemical because this is a very costly process. करंट पास करना है, ठीक है, मेटल में से और मेटल के सॉल्ट में से यानी मेटल ऑक्साइड में से. तो इट इज़ रियली अ डिफिकल्ट टास्क टू डू, क्योंकि फिर आपको मेटल ऑक्साइड को मेल्ट डाउन करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, करंट पास करना पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें जो है कॉस्टली हो जाती हैं सेल वगैरह बनाने के लिए. सो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ओनली वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल, as well as if you require any metal in 100% purity, तब भी हम ये मेथड को यूज करते हैं. इवन जो रिफाइनिंग में भी इसको ऐड किया गया है एज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. ठीक है. जिसमें अगर आपने किसी और मेथड से मेटल को बना लिया है, मेटल ऑब्टेन कर लिया है, तो उसको प्योरीफाई करने के लिए भी हम इस मेथड को वापस से यूज कर सकते हैं. और जो हाईली रिएक्टिव मेटल हो गए, जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, ठीक है, या फिर आपका कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन सब को प्योरीफाई करने के लिए और कोई तरीका ही नहीं है. क्या रीजन है इसका रीजन है कि ये जो अपने आप में ना, दे आर ऑल वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स. खुद अपने आप में बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं. तो इनको रिड्यूस करने के लिए और अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स कहाँ से लेकर आए? लिथियम तो इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये. तो अगर लिथियम आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो आप क्या करोगे? तो फिर उस केस में करंट पास करके यानी इलेक्ट्रोकेमिकली जो है मेटल को क्या किया जाता है? ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स. ठीक है. नाउ the next one is pyro method, pyrometallurgy. pyrometallurgy का मतलब है कि रिडक्शन करने के लिए हम करेंगे हीट. जो पायरो वर्ड है वो हीट को इंडिकेट करता है. तो बाय हीटिंग विद अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट ये मेटल को ऑब्टेन किया जाता है. तो प्रोसेस इज नोन एज पायरोमेटलर्जी. डेफिनेशन फिर से सुन ले. द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू ऑब्टेन मेटल, ठीक है, बाय यूजिंग अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इज नोन एज पायरोमेटलर्जी. रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. जिंक, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, वैसे मैग्नीशियम कैल्शियम को इससे करते तो नहीं है क्योंकि अगेन जैसे मैंने बताया बहुत कॉस्टली यहाँ से पड़ता है. बट बाकी जैसे एलिमेंट्स हो गए, निकल हो गया, ठीक है, इन सब मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए पायरोमेटलर्जी को यूज हम कर सकते हैं. इसके बाद आता है नेक्स्ट वन, सेल्फ रिडक्शन. अच्छा, सेल्फ रिडक्शन को पढ़ने से पहले एक चीज और मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ. पायरोमेटलर्जी जो है, यानी जो हम जिस रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे थे कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट चूज करना है, तो वहां उसके बेसिस पे हमारे पास 2 तरह के प्रोसेसेस हैं. एक स्मेल्टिंग, जिसके अंदर कार्बन या कार्बन मोनोक्साइड को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट चूज किया जाता है. दिस इज योर रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. और थर्माइट प्रोसेस में यूज किया जाता है एल्यूमिनियम पाउडर को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो अगर इन दोनों को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? स्मेल्टिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ
रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग विद कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड इज नोन एज स्मेल्टिंग। और इस तरीके से अगर ये लिखेंगे थर्माइट प्रोसेस क्या है तो हम इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, दी प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग विद एल्यूमिनियम पाउडर इज नोन एज थर्माइट प्रोसेस। तो ये जो थर्माइट प्रोसेस है बेसिकली यही प्रोसेस आपका वेल्डिंग जब होती है ना, वेल्डिंग वगैरह करते हैं तो वेल्डिंग के दौरान इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम पाउडर डाल के और उसको हीट करते हैं तो वहां पर जो मेटल ऑक्साइड्स वगैरह होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और वो मेल्ट डाउन भी कर जाते हैं। इतनी ज़्यादा हीट ये प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है। थर्माइट प्रोसेस इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। और उस हीट की वजह से वहां पे जो मेटल है वो मेल्ट डाउन कर जाता है, पिघल जाता है, और जिसकी वजह से जहां पे भी आपको वेल्डिंग करनी हो, जोड़ लगाना हो मेटल की पाइप्स में या किसी ऑब्जेक्ट में, तो वहां पर इसको हम यूज कर सकते हैं। सो वी हैव डिस्कस टू डिफरेंट वंस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जिसको करने के लिए इनको आप रिड्यूस कर सकते हो। इसी तरीके से रीजन आपको बता चुकी हूँ कि दे आर ऑलरेडी वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, सो देयर इज नो अदर ऑप्शन। और पायरोमेटलर्जी की दो तरीके से होती है, स्मेल्टिंग और थर्माइट प्रोसेस। दोनों में रिड्यूसिंग एजेंट जो आप चूज कर रहे हैं उसका फर्क है। और पायरोमेटलर्जी का मतलब है इनमें से किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ अपने मेटल ऑक्साइड को हीट करना, ठीक है। और अब बात करते हैं सेल्फ रिडक्शन की। एक और तरीका भी है, ठीक है, रिडक्शन करने का, और वो है सेल्फ रिडक्शन। ये बहुत जो कम रिएक्टिव मेटल्स हैं आपके, जैसे मरकरी हो गया या कॉपर हो गया या फिर आपका सिल्वर हो गया, तो ये जो ऑक्साइड्स हैं इनके, ये खुद ही अपने आप को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। कैसे? जैसे सपोज हम कॉपर की बात कर रहे हैं, कॉपर का सल्फाइड हमने लिया और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया CO2O, पर ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, या जितना भी हुआ चलिए। अब ये जो CO2O है यही CO2S के साथ रिएक्शन करके बना देगा कॉपर, और सल्फर डाइऑक्साइड इसमें से बाहर निकल जाएगी। तो इसने खुद ही को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। इसको कहते हैं ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन। तो ये जो सेल्फ रिडक्शन है ये कौन से मेटल कर सकते हैं, कॉपर, मरकरी और सिल्वर जैसे लो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो ही सिर्फ सेल्फ रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। बाकियों को जो इनसे ज्यादा रिएक्टिव हैं उनके लिए हमें यूज करना पड़ेगा किसी अच्छे से रिड्यूसिंग एजेंट को, ठीक है। और अगर वहां से भी बात नहीं बन रही है तो हमें यूज करना पड़ेगा हमारी इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद ही रिडक्शन करेंगे। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी थर्मोडाइनमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, ठीक है, पायरोमेटलर्जी रादर। अभी हमने बात की थी कि हम हीटिंग करके क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं, हम पायरोमेटलर्जी कर सकते हैं, ठीक है। तो पायरोमेटलर्जी अगर आप कर रहे हो तो वहां पर जो कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है, सबसे पहले हम उस प्रिंसिपल की बात करते हैं। द प्रिंसिपल बिहाइंड पायरोमेटलर्जी इज थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल। थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल क्यों लिखा गया है, क्योंकि हीट से रिलेटेड है, तो हीट, टेम्परेचर, ये सब थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज हैं, तो इसी तरीके से इसको रिलेट किया गया है। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, आप सबने पढ़ी हुई है, ठीक है। क्लास 10th के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ी हुई होगी तो आप ये थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल को बच्चे स्किप कर सकते हैं। फॉर क्लास 12th दे हैव टू गो फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ये सब जो यहाँ मेंशन है वो 12th के पर्पज से है ही। और 10th के स्टूडेंट्स को क्या प्रिपेयर करना है कि जैसे कौन सा एलिमेंट है उसके लिए आपको करंट पास करके यूज करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा, स्मेल्टिंग में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट चूज होता है, थर्माइट प्रोसेस क्या है उसमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट चूज होता है, ठीक है, या फिर आपका सेल्फ रिडक्शन जो है वो कौन कौन से एलिमेंट्स करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस क्लास 10th प्रिपेयर करेंगे, ऑब्जेक्टिव ओनली। हाँ जी, सो सुने आगे। थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ पायरोमेटलर्जी, एज वी नो दैट डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, ठीक है। और अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना है तो स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन थी डेल्टा G मस्ट बी नेगेटिव। एक और चीज है, हमने रिलेशन एक और भी पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT/ln K या माइनस 2.303 RT log ऑफ KC, ठीक है। जिसमें अगर डेल्टा G नेगेटिव है तो इसका मतलब KC आपका कैसा होगा, इसका मतलब है आपका जो K है वो होगा पॉजिटिव, और K पॉजिटिव होने का मतलब है आपकी जो रिएक्शन है वो प्रोडक्ट्स की तरफ प्रोसीड करेगी, यानी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो इन बेसिक प्रिंसिपल्स को हम चूज करेंगे, यूज करेंगे, और फिर इनकी हेल्प से ये डिटरमाइन करेंगे कि किसी भी एलिमेंट के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट होगा।
क्या हमें कार्बन चूज करना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड लेना चाहिए, एल्यूमिनियम पाउडर लेना चाहिए, या हो सकता है किसी किसी में कोई और रिड्यूसिंग एजेंट भी चूज करना पड़ जाए। तो व्हाट आर दोज कंडीशंस, ठीक है। मोर ओवर आप एक चीज यहाँ से और देख रहे हो कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच दी। इसका मतलब टेम्परेचर का भी अपना रोल होगा। टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से डेल्टा जी के नेगेटिव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी प्रोसेस हो जाएगा आपका स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट्स एक एलिंगम डायग्राम नाम का एक प्लॉट बनाया गया। एलिंगम डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12th, ओके, एंड नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 10, सो यू मे स्किप दिस पार्ट एज वेल, ओके। अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, यू मे प्रिपेयर दैट दिस वन ऑल्सो। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन है वो कैसे आएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी जब हम एलिंगम डायग्राम को अप्लाई करेंगे क्लास 10th के लिए। क्लास 12th एलिंगम डायग्राम ध्यान से देखें। एलिंगम डायग्राम है क्या, सबसे पहले दे आर दी प्लॉट्स, ग्राफ्स हैं ये, किसके बीच में, डेल्टा जी फॉर्मेशन। अब डेल्टा जी फॉर्मेशन किसका फॉर्मेशन, किसी भी मेटल के ऑक्साइड का, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, वर्सेस टेम्परेचर, यानी हमने वाई एक्सिस के ऊपर डेल्टा जी नॉट लेना है और जो आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर प्लॉट करना है। और डेल्टा जी नॉट सबकी अलग अलग मेटल के ऑक्साइड्स बना के देखे हैं, उनकी गिब्स फ्री एनर्जी को नोट किया है कि अलग अलग टेम्परेचर पे उनकी गिब्स फ्री एनर्जी की क्या वैल्यू आ रही है। सो द ग्राफ्स आर ऑब्टेन लाइक दिस, आई हैव शोन ओनली फ्यू, ओके। On the y-axis, delta G formation is there. On the x-axis, temperature has been plotted. और ये कुछ ग्राफ्स हैं, ठीक है। ये अलग अलग कलर्स में इंडिकेट मैंने इसलिए किया है ताकि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। अब पहले आप इस पर्टिकुलर मेथड एलिंगम डायग्राम है ना, इसका पर्पस समझ लीजिए। एलिंगम डायग्राम क्यों बनाए गए, एलिंगम डायग्राम का पर्पस क्या था बनाने का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग एलिंगम डायग्राम। द पर्पस इज टू select best reducing agent and optimum temperature for reduction, ठीक है। ये दो पर्पस थे, पहले तो रिड्यूसिंग एजेंट को सिलेक्ट करना, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट चूज करें, और दूसरा सही टेम्परेचर को भी सिलेक्ट करना कि किस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो रिडक्शन हो जाएगी, इसीलिए एलिंगम डायग्राम बनाए गए, ठीक है। एलिंगम डायग्राम की जो थ्योरी है वो ये कहती है बेसिकली कि कोई भी कर्व्स, यहाँ पे इतनी सारी लाइंस आप देख रहे हो, कोई भी लाइन जो एक पर्टिकुलर लाइन से नीचे है, आई रिपीट, एनी कर्व विच इज लाइंग बिलो देन एनी अदर लाइन, ओके, can behave as reducing agent for the upper ones। अब इसको फिर से सुन लें क्या बताया गया। जो लाइंस नीचे हैं, अब जैसे अगर हम एक लाइन को स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, हम अपनी आयरन की लाइन को देखते हैं, आयरन की लाइन को मैंने पर्पल में बनाया है बच्चों, ठीक है। तो ये जो आयरन की लाइन है, इसको अगर मुझे आयरन के ऑक्साइड को अगर मुझे रिड्यूस करना है तो मुझे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा चूज करना पड़ेगा, जो भी लाइन आयरन की लाइन से नीचे है। अब आयरन की लाइन, ये पर्पल लाइन है, ये जा रही है ऐसे, इसके नीचे एक तो ग्रीन लाइन थी, ठीक है। अब ग्रीन लाइन देखें किसकी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की है। इसके अलावा कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। ये लाइन किसकी है भाई, ये जिंक की लाइन है। तो यानी जिंक भी इसके लिए आप चूज कर सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसको आप चूज कर सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, और नीचे आ जाते हैं, एल्यूमिनियम भी है, एल्यूमिनियम को भी आप रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ले सकते हो, मैग्नीशियम को भी ले सकते हो, कैल्शियम को भी ले सकते हो। लेकिन ये जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक है ना, ये महंगे पड़ते हैं, दे आर कॉस्टली एज कंपेरेटिव टू दिस कार्बन मोनोऑक्साइड। आया समझ में। तो बच्चों ये जो है ना, ये है बेसिकली थ्योरी एलिंगम डायग्राम की। आपको याद क्या रखना है, एनी कर्व लाइंग बिलो कैन रिड्यूस द अपर वन। क्यों, क्योंकि अगर हम दो ऐसी रिएक्शंस को आपस में कपल करते हैं ना, इकट्ठा करते हैं, तो हम एक रिएक्शन को उसको सीधा रखेंगे और दूसरे को रखेंगे ऑपोजिट, और अगर ओवरऑल उसका डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन निकालेंगे ना, और ये वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब है वो रिएक्शन हो जाएगी यानी रिडक्शन हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, फिर से ध्यान से सुन ले। हमें बस ये देखना है कि एलिंगम डायग्राम में कोई भी कर्व जो है वो दूसरे के कॉरेस्पॉन्ड में उससे नीचे है या उससे ऊपर है। अगर कर्व नीचे है
तो फिर नो डाउट इट कैन बी अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक चीज और देखो, एक और इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाती हूँ इसी डायग्राम में। आयरन की लाइन कौन सी थी? पर्पल, ठीक है। आयरन की लाइन के नीचे कौन सी लाइन थी? भाई हमारी ग्रीन लाइन थी। अब थोड़ी देर बाद देखना, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये टेम्परेचर मैं यहाँ से ऐसे प्लॉट कर रही हूँ और ये टेम्परेचर है बच्चों 1073 केल्विन, ठीक है। इस टेम्परेचर के बाद देखो जरा, ग्रीन लाइन और पर्पल लाइन का चेंज देखो, देख सकते हो, विजिबल है ना सबको, कि ग्रीन लाइन पहले तो नीचे थी लेकिन अब ये पर्पल लाइन से ऊपर हो गई है। यानी अगर टेम्परेचर 1073 केल्विन या उससे ऊपर पहुंचा तो फिर हो जाएगी प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि जो अब आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड इसको रिड्यूस कर पा रही थी, अब ये रिड्यूस करना बंद कर देगी। कार्बन मोनोऑक्साइड विल नॉट रिड्यूस FeO, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, अबव दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो इस तरीके से हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर भी मिल गया, कहाँ पे हमें रिएक्शन करनी है, ठीक है। एक चीज और मजे की देखो, ये पर्पल और पिंक लाइंस को देखो। पहले वाली देखते हैं, शुरू में क्या था, पिंक लाइन ऊपर, पर्पल लाइन नीचे। पर्पल लाइन किसकी? आयरन की। तो यानी पिंक लाइन तो हमारे लिए बेकार है। लेकिन इसी टेम्परेचर के बाद देखो, पिंक लाइन नीचे रह गई, पर्पल लाइन ऊपर हो गई। यानी अब ये पिंक है ना, ये पिंक वाला यानी कार्बन जो है, अब कार्बन खुद आयरन को रिड्यूस कर देगा। पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस कर रहा था कम टेम्परेचर पे, अब हायर टेम्परेचर पे कौन कर रहा है? कार्बन कर रहा है। सो क्लास 10th आपके लिए यही यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अबव पर्टिकुलर टेम्परेचर जैसे दे दिया 900 से 1500 केल्विन दे दिया, ठीक है। 1500 केल्विन के आसपास की अगर बात करें तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट आप चूज करोगे टू रिड्यूस आयरन ऑक्साइड? तो व्हाट कुड बी द आंसर? इज इट कार्बन मोनोऑक्साइड और इज इट कार्बन? द आंसर इज कार्बन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपने प्रिपेयर करना है क्लास 10th और क्लास 12th। आपको ये थ्योरी प्रिपेयर करनी है, आपको प्रिपेयर करना है थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल क्या है, तो 1-2 इक्वेशंस आपको याद रखनी है। उसके बाद एलिंगम डायग्राम क्या होता है, ये आपको प्लॉट डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसको बनाने का पर्पस क्या था इसका यूटिलिटी ये कह सकते हो, ठीक है। और अब हम इसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ये सब इनकी एप्लीकेशंस अब हम आगे इसी वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है। So students, let us talk about now the applications of pyrometallurgy या smelting। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। एलिंगम डायग्राम एक बार आप फिर से ध्यान से देख लें। एलिंगम डायग्राम में एल्यूमिनियम इनके कंपैरिजन में बहुत नीचे है, तो एल्यूमिनियम तो इन सबको रिड्यूस कर ही सकता है, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराना कॉस्टली पड़ता है, मैग्नीशियम के साथ महंगा पड़ता है, कैल्शियम के साथ महंगा पड़ता है, इसीलिए नहीं कराते हैं, ठीक है। सस्ता सा ढूंढते हैं, चीप। The reducing agent must be cheap so that the metal can be extracted economically, right? तो अब हम applications की बात करते हैं और application में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, let us talk about extraction of iron from its ore। तो उसके वैसे तो बहुत सारे ore हैं आयरन के, तो सिल्डराइट था FeCO3, ठीक है, आयरन पायराइट था जिसको फूल्स गोल्ड बताया था FeS2, इसके अलावा हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, बहुत सारे ओर्स हैं। लेकिन जो सबसे पॉपुलर ओर है इसका वो है हेमेटाइट, ठीक है। तो हेमेटाइट से ही मैं शुरू कर रही हूँ, Fe2O3 की मैं बात कर रही हूँ। अगर Fe2O3 है तो हमारा पहला स्टेप क्रशिंग, सेकेंड स्टेप पल्वराइजेशन, थर्ड स्टेप कंसंट्रेशन। कैसे कंसंट्रेट कर सकते हैं इसको कंसंट्रेट करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मैग्नेट को लेकर जाएंगे तो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होने की वजह से ये चिपक जाएंगे और जो इम्प्योरिटीज हैं वो इसके साथ नॉन मैग्नेटिक होती हैं, वो सेपरेट हो जाएंगी, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके बाद कैल्सिनेशन, रोस्टिंग वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ऑक्साइड है। अगर कार्बोनेट लेते आप, सल्फाइड लेते तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में से कोई ना कोई करना पड़ता, ठीक है। अब इसके बाद जो मेन स्टेप है, उस मेन स्टेप की यानी स्मेल्टिंग की अब हम बात करेंगे, रिडक्शन की बात करेंगे। तो रिडक्शन जो है Fe2O3 का वो कैसे करेंगे? रिडक्शन ऑफ Fe2O3 इज डन इन अ स्पेशल टाइप ऑफ फर्नेस कॉल्ड एज ब्लास्ट फर्नेस। अब इसको ब्लास्ट फर्नेस क्यों कहते हैं बच्चों? इसलिए कहते हैं क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसके अंदर एयर के ब्लास्ट डाले जाते हैं, गर्म हवा के ब्लास्ट जो हैं किए जाते हैं ताकि जो आपका मेटल है वो एकदम से मेल्ट डाउन कर जाए,
ठीक है। तो एक पियर शेप्ड लॉन्ग इस तरह का आपका कुछ ये ब्लास्ट फर्नेस होता है, ठीक है। और इसमें बॉटम से यहाँ से एयर वेंट्स होते हैं, जगह होती है, यहाँ से हॉट एयर के ब्लास्ट डाले जाते हैं, राइट, फाइन। अब यहाँ पर ही जो है हमारा साथ में मोल्टन मेटल कलेक्ट होता रहता है, जिसको हम फिर कलेक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बाहर। खैर, अब हम बात करते हैं इसको चार्ज करने की। इसको चार्ज करने के लिए डबल कप कोन करके एक जो है सिस्टम, उसको यूज़ किया जाता है मेटल को चार्ज करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से रहता है। यहाँ से मेटल को, जो आपका सब्सटेंस है, उसको चार्ज किया जाता है। सब्सटेंस को कौन कौन सा है आपका, ओर यानी Fe2O3 डालेंगे, इसके साथ डाला जाता है इसमें लाइमस्टोन CaCO3, और साथ में डाला जाता है कोक यानी कार्बन, ठीक है। CaCO3 क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि Fe2O3 के साथ जो मेन इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है वो होती है सिलिका। तो सिलिका की इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हमें चाहिए एक बेसिक फ्लक्स। तो बेसिक फ्लक्स हमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन से मिलेगी। लाइमस्टोन जब हीट होगा और टूटेगा तो CaO बनाएगा, ये CaO SiO2 के साथ रिएक्ट कर जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें डाल के इसको पोर डाउन किया जाता है, इसमें नीचे डाला जाता है। नीचे से जो है हॉट एयर आती है और हॉट एयर उसको मेल्ट डाउन करती है, और बहुत सारी रिएक्शंस ये बीच में यहाँ पर होती रहती हैं, ठीक है। इस पूरी की पूरी फर्नेस को लाइन किया जाता है किससे, फायर ब्रिक से, ताकि वो हीट को और ज़्यादा अंदर ही रहने दें। इट इज़ लाइन्ड विद फायर ब्रिक्स। तो सबको समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो रिएक्शन होती है ना, वो रिएक्शन होती है अलग अलग जोन्स के अंदर। अब टोटल मिला के इस फर्नेस के अंदर 5 जोन है। कौन कौन से जोन है? जोन्स आर CaSRF, जोन ऑफ कंबस्टन, जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, zone of slag formation, zone of reduction and zone of fusion। ये जो जोन बने हुए हैं ये टॉप से बॉटम की तरफ बने हुए हैं। बॉटम से टॉप नहीं है, टॉप से बॉटम है, ऊपर से नीचे की तरफ जोन्स है। और जो ऊपर वाला जोन है उसका जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आते जाओगे, क्योंकि हॉट एयर नीचे से पास ऑन कर रहे हैं ना, तो इसी वजह से हीट बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर रहता है ऊपर वाले जोन में, यहाँ पर कुछ 523 केल्विन के आसपास रहेगा, जहाँ पर सिर्फ मॉइस्चर वगैरह का लॉस होगा, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा इससे नीचे आते हैं तो थोड़ी सी हीट और डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। कम होने का रीज़न क्या है? ये जो आपकी हीट की एब्जॉर्प्शन होती है। हीट की एब्जॉर्प्शन क्यों होगी? केमिकल रिएक्शन की हेल्प से मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद आपका स्लैग फॉर्मेशन का जोन आता है, जो लगभग 1100 केल्विन के आसपास जो है